गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सोशल साइंस की बात कर रहे थे, हम दूसरे लेसन की बात कर रहे थे। पहला लेसन कंप्लीट हो गया था। आज हमारा जो लेसन है वो कौन सा है? दूसरा लेसन है, उसकी बात करेंगे। पाठ का नाम क्या है? व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। हमने ये पढ़ा था कि भारत में अंग्रेज आए व्यापार करने के लिए और किस प्रकार व्यापार करते हुए भारत के अंदर क्या कर देते हैं? साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। तो किस प्रकार करते हैं ये हमको समझना है। ठीक है, तो पाठ शुरुआत करते हैं। ठीक है, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। अगर हम मुगलों की बात करें कि जो मुगल हैं, उन मुगलों में जो अंतिम बादशाह हैं उसका नाम है, आपको ध्यान रखना, औरंगजेब। क्या नाम है? औरंगजेब। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में लगभग शक्तिशाली मुगल खत्म हो गए थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि 1526 में भारत में जो मुगल वंश की स्थापना है वो सबसे पहले बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने। कब? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर ने एक युद्ध लड़ा था। उस युद्ध में जब जीत हुई तो भारत में किसकी स्थापना हो गई? मुगल वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, मुगल वंश की क्या हो गई? स्थापना हो गई। ये जो युद्ध हुआ था 1526 के अंदर, उस युद्ध का नाम है पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो बाबर और ध्यान रखना है कि इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद में रखनी है कि मैंने बताया कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इसमें बाबर की क्या हुई? जीत हुई। बाबर की क्या हुई? इसमें जीत हुई। और इब्राहिम लोदी की क्या हो गई? हार हो गई। और इसी हार से, इब्राहिम लोदी की हार से भारत में एक नए वंश की स्थापना होती है। उस वंश का नाम है मुगल वंश। मुगल वंश की अगर हम कड़ी की बात करें तो सबसे पहले कौन था? बाबर। बाबर के बाद में कौन बादशाह बना या सुल्तान? तो हुमायूं। कौन बना? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बाद में कौन बना? तो आप याद रखेंगे, अकबर। कौन बना है? अकबर। ठीक है, चलो अकबर के बाद में कौन बना? तो सलीम या जहांगीर। क्या नाम आता है? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का नाम याद करेंगे। जहांगीर के बाद में कौन बना? शाहजहाँ। कौन बना? शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ के बाद में कौन बना? औरंगजेब। तो औरंगजेब क्या बना? ये बादशाह बना। उसने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया और अपने भाइयों को मार करके यह क्या बन गया? बादशाह बन गया। लेकिन 1707 में जब इसकी मृत्यु हो गई तो एक तरफ से क्या हो गया कि जो मुगल हैं उनके जो शक्तिशाली बादशाह या सुल्तान हैं उनका क्या हो गया? अंत हो गया। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारत में मुगलों ने अधिकतर भूभाग पर क्या कर लिया? अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया 1707 में। कब? 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार, सूबेदार का मतलब समझ में आ गया होगा कि जैसे मान लो ये कोई रियासत है, वहाँ पर जो सैनिक है उन सैनिक का जो हेड है, जो वहाँ पर सब देख रेख करता है कि कितने सैनिक रखने हैं यहाँ पर, तो उसको सूबेदार कहते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े जो भी जमींदार थे उन्होंने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। फिर मुगल जो वंश है उसमें जो शक्तिशाली राजा थे या जो बादशाह थे वो तो ख़त्म हो गए। औरंगजेब अंतिम था शक्तिशाली बादशाह। तो अब दूसरे जो व्यक्ति हैं वो अपनी ताकत दिखाने लग गए कि भी हम अब सबसे आगे हैं। उसमें ताकत दिखाने वाले कौन कौन है? तो एक तो सूबेदार है, और कौन है? बड़े बड़े जो भी जमींदार हैं वो अब मुगलों से अलग होकर या दिल्ली रियासत से अलग होकर अपनी खुद की स्वतंत्र क्या करने लग गए? रियासत स्थापना करने लगे।
उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासत कायम कर ली और जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी तो दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रही। ठीक है, अब दिल्ली ज़्यादा समय तक नहीं रही क्योंकि अब क्या करने लगे, छोटे छोटे भूभागों पर अब जमींदार हैं या सूबेदार हैं वो अपनी ताकत दिखाने लग गए थे। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या हुआ उसकी बात करेंगे। उससे पहले एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि जो मुग़ल बादशाह थे उनके अंतर्गत जो कैप्टन हेडसन हैं उन्होंने बहादुर शाह जफर के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। ये बात ध्यान में रखनी है। तो लिखा है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। मतलब लगभग अगर हम 18वीं सदी के बाद बात करें तो अंग्रेज़ों की जो ताकत है वो एक नए तरीके से उभरने लगी। मतलब मुख्य रूप से अब ज़्यादा तेज़ इनकी ताकत होने लग गई थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखनी है कि जो अंग्रेज़ हैं वो भारत में सबसे पहले शासन करने थोड़ा ना आए थे, सबसे पहले वो व्यापार करना आए थे। क्या करना आए थे? व्यापार। अंग्रेज़ों का उद्देश्य है कि हम यहाँ व्यापार करेंगे और अधिक से अधिक धन कमाएंगे। यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि हम यहाँ के इलाके हैं या वहाँ पर कब्जा करें। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। और इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि कैसे चित्र दिखाई दे रहा है आपको। इसके अंतर्गत ये जो व्यक्ति हैं ये बहादुर शाह जफर हैं और ये जो हैं ये उनके बेटे। ये जो चित्र हैं लगभग 1857 क्रांति के समय का है। उस समय किस प्रकार कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया, बंदी बनाया गया। औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना रहा। मतलब ये हुआ कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुग़ल ख़त्म हो गए। मुग़ल बिल्कुल थे, मुग़ल बादशाह भी थे, लेकिन वो ताकतवर नहीं थे। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद जो बादशाह बने हैं वो इतने ताकतवर नहीं थे, नाम के बादशाह। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ, मतलब 1857 की क्या हुई? क्रांति हुई। तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। 1857 क्रांति में जो भी क्रांतिकारी लोग हैं उन्होंने अपना जो नेता है कि बस हम जिसके नेतृत्व में काम करने वाले हैं वो किसको माना? बहादुर शाह जफर को। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल याद में रखनी है। तो इस पेज में आपको क्या ध्यान रखना है कि किस प्रकार 1857 क्रांति में अंग्रेज काफ़ी कुछ शक्तिशाली हो गए थे और आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, अब अपना जो टॉपिक है कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। किस प्रकार भारत के अंदर या पूर्वी देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जो आपको विश्व का मानचित्र दिखाई दे रहा है, अगर हम इस मानचित्र की बात करें तो यहाँ पर जो एक महाद्वीप है उसका नाम क्या है? यूरोप नाम है। क्या नाम है इसका? यूरोप। ठीक है, तो ये यूरोप है। और यहाँ पर जो महाद्वीप हैं आपने नाम सुना होगा एशिया। भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, और ये जो महाद्वीप दिखाई दे रहा है इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ आया हुआ है। ठीक है, और ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। अब देखो ये यूरोप है, इस यूरोपीय देशों में अंतर जैसे यहाँ आइसलैंड लिखा हुआ है और ब्रिटिश,
तो यहाँ से समुद्री मार्ग से होते हुए इस प्रकार से भारत के अंदर अंग्रेज आए, इस प्रकार भारत के अंदर डच आए, इस प्रकार भारत में कौन आए, फ्रांसीसी आए। उन सब की अपन बात करेंगे किस प्रकार वो सभी लोग व्यापार करने के लिए भारत के अंदर आए। तो ठीक है, अपन किताब की बात करते हैं। लिखा है सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। मतलब जो 16वीं ईस्वी है उस समय इंग्लैंड में क्या हुआ कि जो इंग्लैंड के अंदर जो कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ई यानी ईस्ट, आई यानी इंडिया, सी यानी कंपनी। तो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी, जरूर याद करना है आपको नाम। इंग्लैंड की जो महारानी थी इसका नाम था एलिजाबेथ। क्या नाम था, एलिजाबेथ। इनसे इन अंग्रेज़ों ने, इस कंपनी ने क्या किया, एक इजाज़तनामा लिया, एक चार्टर लिया। चार्टर या इजाज़तनामा का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से, इस प्रकार से एक प्रमाण पत्र ले लिया और ये प्रमाण पत्र व्यापार करने की आज्ञा देता है। इस प्रमाण पत्र को लेकर आप कहीं पर क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। एलिजाबेथ, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ। पीछे लिखा है प्रथम। प्रथम का मतलब ये होता है कि एलिजाबेथ नाम की महारानियाँ और भी हुई थी, इसलिए ये पहली महारानी थी एलिजाबेथ नाम से, इसलिए इसका प्रथम रखा। इसके बाद में अगर कोई एलिजाबेथ की महारानी हुई, इसका नाम फिर सेकंड रखा होगा। इस हिसाब से थर्ड नाम रखते गए हैं। ठीक है, जो मूल नाम है वो एलिजाबेथ कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। एक अधिकार मिल गया कि अब जो पूर्व हैं, भाई पूर्व का मतलब जैसे ये यहाँ पर इंग्लैंड, ब्रिटिश वगैरह हैं, तो इनके पूर्व दिशा इस तरफ आती है। इधर जो व्यापार करने का जिनको अधिकार मिला है वो इस चार्टर के तहत मिल गया था। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी। लिखा है कि इस इजाज़तनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। ये जो इजाज़तनामा लिया है इसका मतलब ये हुआ कि जो इंग्लैंड की दूसरी जो व्यापारी कंपनियां हैं, व्यापार करने वाली कंपनियां, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या नहीं कर सकती, होड़ नहीं कर सकती। लिखा है इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्री पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती हैं, मतलब ढूंढ सकती हैं। कंपनी को जब ये चार्टर मिला तो कंपनी को एक अधिकार मिल गया कि अब पूर्व में जो भी देश है उसमें क्या कर सकती है, कंपनी व्यापार कर सकती हैं। और व्यापार कर सकती है इसका मतलब नए नए जगहों को ढूंढना पड़ेगा। तो कंपनी अब नए नए जगहों को ढूंढने लग गई। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी का जो मेन उद्देश्य था कि जैसे मान लो पूर्व के अंदर एक देश है, यहाँ से ये क्या करती, जो वस्तु हैं जो भी उस समय वहाँ जो उपलब्ध थी उन चीज़ों को क्या करती थी, यहाँ से खरीदती सस्ती कीमत पर, बहुत कम कीमत पर यहाँ क्या करती, उन वस्तुओं को खरीद करके यूरोप के बाज़ारों में बेचती। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसको अंग्रेज़ों की जो दूसरी कंपनियां थी व्यापारिक, उससे कोई डर नहीं था। बताओ क्यों नहीं डरता, इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। ऊपर देखो, यहाँ क्या लिखा था कि जो कंपनी है उसने क्या किया था, एक इजाज़तनामा ले लिया था महारानी से। मतलब महारानी का जो ये प्रमाण पत्र मिला, ये चार्टर मिला जिसके तहत वो व्यापार कर सकती हैं, तो इनके पास तो एक सबूत, एक भी हमने आज्ञा ली है, तो इसलिए इस कंपनी को कोई डर नहीं था, क्योंकि कंपनी के पास में क्या था, एक चार्टर था जिसके तहत वो पूर्व के किसी भी देश में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। फिर लिखा है उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा। ऐसी कंपनियां, देखो वाणिज्यिक कंपनियां का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनियां जो किसी स्थान पर सस्ती दर में
सस्ती दर में क्या करती, वस्तुओं को खरीदती, कीमत में क्या करती, वहाँ वस्तु खरीद करके ज़्यादा दर में या ऊंची दर में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती, मुनाफा कमाती। मतलब ऐसा कोई व्यवसाय जिसमें वस्तुओं को कम पैसों में खरीद करके ज़्यादा पैसों में बेचना, मतलब मेन काम क्या है, मुनाफा। इस काम को, इस व्यवसाय को बोलते हैं वाणिज्य। तो ये जो कंपनियां थी वो यही थी कि कंपनी को क्या करना था, कम रुपयों में वस्तु खरीदकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना और ज़्यादा पैसों में बेचना। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकते। मतलब कम पैसों में खरीदना और ज़्यादा पैसों में बेचना कब होगा, जब कोई उनके साथ में प्रतिस्पर्धी नहीं हो। मतलब जैसा वो अकेली कंपनी करेगी वैसा ही होगा, क्योंकि वो एक ही कंपनी है खरीदने और बेचने वाली। अगर ज़्यादा कंपनियां होगी तो वो फिर रेट में ऊपर नीचे होगी। इसलिए अगर ऐसा कब होगा, ज़्यादा मुनाफा कंपनियां कब कमाएगी, जब उनके साथ में कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, उसके साथ में कोई और दूसरी कंपनी। ठीक है, आगे पेज है, अगला पेज अपन पढ़ेंगे। पहले वाणिज्यिक का मतलब एक बार वापस देखो, लिखा एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम काम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेच कर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाणिज्य, जहाँ कम पैसों में से खरीदना, ज़्यादा पैसों में बेचना, मुख्य रूप से जो काम है वो है मुनाफा। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोका। ये शाही दस्तावेज का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने महारानी से क्या लिया था, एक चार्टर लिया था, इसका मतलब इजाज़तनामा। मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस दस्तावेज की वजह से कुछ दूसरी यूरोप की जो कंपनियां हैं वो बाज़ारों में नहीं आ सकती। तो इंग्लैंड की महारानी दिया है, दूसरे देशों के जो लोग हैं वो तो व्यापार कर सकते हैं। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पर पार करते हुए या करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा। देखो एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, जब तक ये जो अंग्रेज हैं या इंग्लैंड के जो जहाज हैं वो भारत के अंदर पहुँचते, उससे पहले पुर्तगाली ने भारत के अंदर अपनी उपस्थिति, जैसे इसमें अपने समझा था ना कि यहाँ ये जो रास्ते हैं, जो आपने देखा था कि यूरोप के यहाँ रास्ते हैं, तो यहाँ से रास्ते होते हुए पुर्तगाल और अंग्रेज इंग्लैंड के जहाज भारत में आए। मतलब इंग्लैंड के जो जहाज हैं उनसे पहले भारत में कौन आ गए थे, पुर्तगाली आ गए थे। कौन आ गए थे, पुर्तगाली। ये जो समुद्री मार्ग हैं ये आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से आते हुए, मतलब ये वहाँ की जब इंग्लैंड के जो जहाज है वो यहाँ पहुँचे, यहाँ पर कैप ऑफ गुड होप, उससे पहले ही पुर्तगाली भारत के अंदर पश्चिमी तट पर आ गए थे, यहाँ पर पहुँच गए। कब पहुँचे तो अपन अभी देख लेते हैं कि 1498 में सबसे पहले इसी समुद्री रास्ते की खोज करते हुए वास्को द गामा उसने भारत में प्रवेश किया। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो ये बात है, फिर आगे लिखा है वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। कौन, पुर्तगाली अपने गोवा में अपना स्थान बना चुके थे, गोवा में उन्होंने एंट्री कर ली थी। पुर्तगाल के खोजी यात्री, मतलब खोज करने वाले यात्री, जिसका नाम एक आता है वास्को द गामा, इसका नाम जरूर याद करें। क्या नाम है, वास्को द गामा, जिसने 1498 में भारत की खोज की और भारत को समुद्री मार्ग से खोजा गया। पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। ठीक है, 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। मतलब ये वहाँ की जो
17वीं शताब्दी थी, उस समय जो डच हैं वो भी व्यापार करने के लिए हिंद महासागर में जो भी देश आते वहाँ आने लग गए थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे फ्रांसीसी भी लोग आने लगे थे। फ्रांस से फ्रांसीसी भी भारत में आने लगे, किसके लिए? व्यापार करने के लिए। अब अपन आगे समझेंगे किस किस का व्यापार करने के लिए आए थे। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही बनता है कि भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन किस प्रकार हुआ। भारत में विदेशी व्यापारी या व्यापारियों का आगमन किस प्रकार हुआ। तो इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आराम से बता सकते हो। आपको ये लिखना है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद में अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांस आए या फ्रांसीसी लोग आए। ये पूरी बात आपको ध्यान में रखना। अभी लिखा है समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। जो भी कंपनियां हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं, किन किन देशों की, तो पहले आपको नाम याद रखना है पुर्तगाल की जो कंपनी है या जो व्यापारी लोग हैं। दूसरा आपको नाम याद करना है तो इंग्लैंड की या ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC लिखा जिसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज इंग्लैंड कह सकते हैं। 3 नंबर जो डच हैं वो भी, और 4 नंबर पर कौन है? फ्रांसीसी है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो 4 बड़े व्यापारी लोग हैं ये सभी एक जैसी वस्तु खरीदना चाहते हैं। सबकी इच्छा है कि हम क्या करें, यहाँ पर सूती वस्त्र या रेशम के कपड़े खरीदें। क्या खरीदें? सूती वस्त्र, कपड़े या रेशम के कपड़े। ठीक है। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी का भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। इसका मतलब ये वहाँ की केवल ऐसा नहीं है कि 2 कपड़े हैं या रेशम के कपड़े इनकी ज़रूरत थी। इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके तहत हम यहाँ पर मसालों की बात करेंगे कि जो मसाले हैं जिसमें काली मिर्च का नाम आता है वो भी यहाँ से खरीदना चाहते थे। ठीक है, तो काली मिर्च हो गई। एक और नाम क्या है? लौंग। लौंग भी यहाँ से वो खरीदना चाहते थे। इसके अलावा नाम और क्या है? इलायची नाम याद करना है आपको, एक तो ये भी है। और जो लास्ट में है दालचीनी। दालचीनी मतलब अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत के अंदर कौन सी ऐसी वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए भारत में विदेशी व्यापारी लोग आए हैं, या भारत में विदेशी व्यापारी लोग किन चीज़ों को खरीदते थे, तो ये आपको नाम बताने हैं। सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी। ठीक है। ये लिखा है यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। मतलब कीमत बढ़ने लग गई। ठीक है। अब देखो कीमत कैसे बढ़ती है। मान लो एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान के पास मान लो एक बोरी काली मिर्च है। ठीक है। अब पहले अंग्रेज आया कि भाई हम इस बोरी के आपको 1000 रुपया देंगे। कितना रुपया देंगे? 1000 रुपया। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक ही व्यक्ति है तो इसको एक व्यक्ति को देना पड़ेगा, वो 1000 रुपये में दे देगा। लेकिन तभी दूसरा व्यक्ति आया पुर्तगाली, इसी आदमी के पास में, बोला कि ये जो काली मिर्च है आप इस अंग्रेज़ों को कितने रुपये में बेच रहे हो? वो बोलेगा 1000 रुपये में, कि मैं आपको 1500 रुपये दूंगा, मुझे दे दो। तो ये व्यक्ति किसको देगा? जो 1500 रुपये देगा उसको देगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तभी तीसरा व्यक्ति आया कि नहीं, मैं इस बोरी के आपको 2000 रुपये दूंगा, मुझे दे दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे लोग आ रहे हैं खरीदने वाले, इसकी कीमत काली मिर्च की बढ़ने लग गई। ठीक है। तो अब अंग्रेजों को या और भी जो व्यापारी कंपनियां हैं उनको क्या होने लगी? समस्या होने लगी। अब यहाँ भारत से उनको ज़्यादा रुपयों में खरीदना पड़ता और फिर बाहर भी ज़्यादा रुपयों में नहीं बेच सकते। इस हिसाब से उनका जो मुनाफा है वो क्या होने लग गया? गिरने लग गया। तो बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि विदेशी व्यापारियों का किस प्रकार से मुनाफा गिरने लग गया था कीमत बढ़ने से। तो ये पूरी बात आपको लिखनी है, समझानी है।
अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि क्या करें, अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। अब जैसे ये अंग्रेज है, ये 1000 रुपये में ले रहा था, तो अब 1000 रुपये कब रहेंगे, जब ये दोनों नहीं होंगे, मतलब इन दोनों को ख़त्म करना। लिहाजा मतलब बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। मतलब अब क्या होने लगी, बीच में लड़ाइयाँ होने लगी इन कंपनियों के बीच में। कंपनी कौन कौन सी है, पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच की कंपनी या डच के व्यापारी लोग या फ्रांसीसी। ठीक है। फिर लिखा है 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता था, कब, 17वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता था, तब कंपनी क्या करती, अंग्रेज की कंपनी के जहाज डुबो देती। जैसे मान लो ये दक्षिण भारत का हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी के जहाज आते थे और जाते थे, ये आने जाने का रास्ता था। अब क्या होने लग गया कि जैसे मान लो एक जहाज आ रहा है दूसरी कंपनी का, तो ये जो जहाज है वो क्या करता है, इस कंपनी के जहाज के सामान को बाहर डाल देता है, इस जहाज को लूट लेते, लड़ाई कर लेते, यहाँ तक कि हथियार भी चलने लगे थे। मतलब रास्ते में क्या करने लगे थे, रुकावटें खड़ी करने लग गए थे, माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देते थे कंपनियां या कंपनी। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि इस प्रकार की जो घटना घट रही थी, जहाज़ों को क्या करना था, तोड़ना था। तो जहाज़ क्यों रोक रहे थे, एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज़ क्यों रोक रहे थे। आप बता सकते हो कि इनकी वजह से बाज़ार में क्या हो रहा था, वस्तुओं की कीमत बढ़ रही थी। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग होंगे खरीदने के लिए, चीज़ तो अगर एक है और लेने वाले ज़्यादा हैं, तो उसमें जो ज़्यादा पैसे देगा वो लेकर जाएगा, सीधी सी बात है। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता। जहाँ से व्यापार होता था, जहाँ से चीज़ें रखी जाती थी, वहाँ किलेबंदी करके उनको क्या करना पड़ता था, सुरक्षित रखना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि कभी भी उस जो चीज़ें पड़ी है खरीदी हुई, वहाँ पर आक्रमण हो सकता है, कोई भी उसको लूट सकता है। इसलिए कंपनियों को क्या करना था, जिस जगह पर उनकी व्यापारिक चौकियाँ बनी हुई थी, जहाँ से वो सामान लेते थे, खरीदते थे, वहाँ पर क्या करने लगी, किलेबंदी करने लग गई। ठीक है, बाकी अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।